हेलो। नमस्कार। जय हिंद। द बिगिनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। उसका संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित आपके हर एक एग्जाम में, चाहे आप वनडे एग्जाम देखें या पीएससी स्तर के एग्जाम हो, वहां से आपको राष्ट्रपति के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखेंगे, ठीक है। तो उसको चलिए देखते हैं डिटेल के साथ। राष्ट्रपति, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 5, इसमें भाग 5 में भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 151 आता है, ठीक है। कितने आते हैं अनुच्छेद इसमें? भाग जो 5 है इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है। तो जो राष्ट्रपति है भारत के, इसका अनुच्छेद अनुच्छेद 52 में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 53 जो है, अनुच्छेद 53, इसमें संघ की कार्यपालिक शक्तियां जो है, संघ की कार्यपालिक शक्तियां वो किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिक शक्तियां, संघ की कार्यपालिक शक्तियां जो होती हैं इसमें निहित होती हैं राष्ट्रपति में। जो राष्ट्रपति संविधान के अनुसार उन शक्तियों का अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उसका प्रयोग करता है, ठीक है। कोई भी देश का संधि समझौता दूसरे देशों के साथ होता है तो राष्ट्रपति के नाम से होता है, ठीक है, न कि प्रधानमंत्री के नाम से होता है। तो कार्य जो करता है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है, लेकिन जो उनका काम पेपर पर होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो संघ की कार्यपालिक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तीसरा है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति निर्वाचन, ठीक है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ से कई बार एग्जामों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहीं से आपको जो क्वेश्चन होता है वो अधिकतर बार पूछने की संभावना रहती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा, लोकसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें भाग लेने के लिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक ना, मनोनीत नहीं होते इसमें भाग, ठीक। और कौन? राज्य सभा के
निर्वाचित सदस्य। प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं, प्रत्येक राज्य की विधानसभा सभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक ना। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पे विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक ना, यहाँ पे यूटी लिख दे रहे हैं, यूटी यूनियन टेरिटरी, यहाँ के निर्वाचित सदस्य, ठीक ना, निर्वाचित सदस्य विधानसभाओं के, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभाएं हैं वहां के निर्वाचित सदस्य इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। किसके? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत के अनुसार होता है। एक निर्वाचक मंडल बनता है, इन सबको मिला के एक क्या बनता है? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल होता है, इसके थ्रू ये सदस्य वोट करते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। और यहाँ पे जो इनके वोट होते हैं वो सभी विधायकों या सभी सांसदों का वोट एक नहीं होता है, इनके वोटों का मूल्य अलग अलग होता है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक विधायक का मूल्य, एक विधायक का मूल्य क्या होता है? यहाँ पे बराबर देखे तो उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे में उस राज्य की कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या, कुल विधान सभा सदस्यों की संख्या, कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000। ये क्या होता है? एक विधायक का मूल्य होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक राज्य की जो जनसंख्या होती है वो अलग अलग होती है। तो उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य में कितने विधानसभा सदस्य हैं उनकी संख्या इंटू 1/1000 होता है। यहाँ पे एक विधायक का मूल्य होता है, ठीक। इसी प्रकार एक संसद का देखें हम लोग, यहाँ पे एक संसद का, जो एक लोकसभा का सदस्य होता है, एक सांसद का मूल्य क्या होता है? कुल विधायकों जो पूरे देश के राज्यों के विधायक हैं उनके कुल विधायकों के मतों का मूल्य बटे में यहाँ पे रहेगा टोटल लोकसभा सदस्यों की संख्या, मतलब कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या, ये एक सांसद का मूल्य होता है, ठीक। ध्यान रखेंगे जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत के अनुसार होता है, और इसमें एक विधायक का मूल्य जो होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे में वहां के कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000 होता है, एक विधायक का मूल्य। और वहीं एक सांसद का मूल्य देखें तो कुल विधायकों के मतों का मूल्य बटे कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या एक संसद सदस्य का होता है, ठीक ना। अब इसको जीतने के लिए कितने मत प्राप्त होते हैं ये हमको देखना है, ठीक ना। कुल निर्वाचित मत कितना चाहिए? तो आपको कुल वैध मतलब अवैध नहीं होने चाहिए, जितने आपको वैध एकदम सही मत प्राप्त होंगे उनकी संख्या
यहाँ पे रहेगी। फिर अपन एक राष्ट्रपति निर्वाचित होता है भारत में, तो एक और उसके साथ प्लस में एक रहेगा, यहाँ पे प्लस में एक और इसके बाद यहाँ पे प्लस में एक। अगर इतना वोट पा जाता है राष्ट्रपति, अगर इतना वोट राष्ट्रपति पाता है तो वह जीत घोषित हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एकल संक्रमणी मत के अनुसार वोटिंग होती है। इसका हम लोग समझ लेते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो एकल संक्रमणी मत जो होता है वो क्या होता है, मान लीजिए अभी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक ना, तो उसमें 3 लोग खड़े होते हैं। कितने? 3 लोग। ये फर्स्ट हो गए, ये सेकेंड और ये थर्ड। राष्ट्रपति निर्वाचन, ठीक। राष्ट्रपति निर्वाचन होता है और इसमें कितने लोग शामिल होते हैं? 3 लोग। तो कोई भी विधायक जो होता है, विधानसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य, जब वोटिंग करने जाएगा तो इनको वरीयता का क्रम देगा। मतलब कि उसके पास एक ही मत पत्र रहेगा, एक मत पत्र में वो वरीयता का क्रम दिया रहेगा, इनका नाम लिखा रहेगा तीनों का। तो इसमें अगर इनको देता है, फर्स्ट वाले को देता है, ठीक ना, इनको फर्स्ट वाले को देता है तो वहां पे 1 नंबर डालेगा, और इनको देता है तो वहां पे 2 नंबर डालेगा, और इनको अगर देता है 3 नंबर। अगर उसको चॉइस है इसको देने की तो, ठीक ना, यहाँ पे जैसे अभी कौन है, यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू, ठीक, द्रौपदी मुर्मू है, इनको पहली वरीयता देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे जो बनता है उसको दूसरी वरीयता, और यहाँ पे तीसरा। अगर दूसरा बंदा आया और यहाँ इसको पहला वरीयता देता है, फिर इसको दूसरा देता है, और यहाँ पे तीसरा वरीयता देता है। एक और वोटिंग करने आया तो इसको पहला देता है, और इसको दूसरा देता है, और इसको तीसरा देता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, जब पहले चरण की वोटिंग होती है तो उसमें पहली वरीयता वाला वोट की गणना होती है। पहली वरीयता में ये जो वोट पड़े हैं पहली बार में, इसकी गणना होगी आपकी, ठीक। अगर इसमें इस कुल निर्वाचित मत, कुल वैध मत इतना का आंकड़ा छू लेते हैं, ठीक, तो उसको जीत घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो कुल वैध मत है, कुल वैध मत एक 1+1 फिर बाई में 1, तो अगर इतना नहीं प्राप्त करते हैं, दूसरे चरण की यहाँ पे गणना होगी, ठीक है। ये सेकेंड वरीयता का क्रम गणना होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो पहले में सबसे कम पाया है मत, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है पहले और दूसरे में, ठीक। तो इस प्रकार से होता है। तो हम लोग कहां तक देख लिए थे? यहाँ पे अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हो गया राष्ट्रपति अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया हमने अभी बताया कि कैसे कैसे होता है उनका। एक विधायक का मूल्य क्या होता है, एक सांसद का मूल्य होता क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा इसका निर्वाचन होता है। किसके द्वारा? एक निर्वाचक मंडल द्वारा, एक निर्वाचक मंडल द्वारा इसका होता है। अनुपातिक एकल संक्रमणी मत, ठीक ना, कैसे? अनुपातिक, अनुपातिक एकल संक्रमणी मत। एकल संक्रमणी मत द्वारा, ठीक ना। निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होती है हमने अभी बताया, वहां पर पूरा डिटेल के साथ बता दिया कि कैसे निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, एक निर्वाचन मंडल होता है, उसके द्वारा अनुपातिक संक्रमणी मत के द्वारा, ठीक। उसके बाद होता है अनुच्छेद 55 के बाद अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें पदावधि है, राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की
पदावधि, मतलब राष्ट्रपति कितने साल के लिए अपने पद पर रहते हैं। तो यहाँ पे 5 वर्ष, कितना, 5 वर्ष, जिस डेट को वो नियुक्त होते हैं, बनते हैं, उस डेट से 5 वर्ष तक इनकी पदावधि होती है। ठीक ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद किसमें था, 56 में, अनुच्छेद 56 में। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 में किसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद जो 57 है, इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति है उसे पुनर्निर्वाचित कर सकते हैं, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार उसकी इच्छा हो, अगर पार्टी से है वो, तो पार्टी जितनी बार उसको खड़ा करती है वो निर्वाचित हो सकता है। अगर देखे वहां पे अमेरिका में, तो वहां पे एक कैंडिडेट 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक है, जैसे बराक ओबामा 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 1 बार पहले बना था, उसके बाद हार गया था, अभी फिर से बना है, मतलब अब 2 बार से ज्यादा ये राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में कोई भी आपका जो है कैंडिडेट वो कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, क्या है, पुनर्निर्वाचन है के बारे में, ठीक ना, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58, कौन सा, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरे पेज पर, अनुच्छेद 58, इसमें क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता, है ना, या अर्हता। ठीक, यहाँ पे है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आप कहीं भी कई बार पढ़े होंगे कि भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का, भारत का नागरिक। ये तो आप किसी का भी चुनाव लड़ेंगे, ये चीज कंपलसरी है, भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए जो योग्यता है वो है क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखें तो वह लोकसभा का, किसका, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। ठीक, वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तीसरा देखें तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक, और अगर और देखें इसके अलावा, तो यहाँ पे है वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, क्या हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। अब यहाँ पर देखिए कि लाभ के पद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाभ का पद कौन नहीं माना जाता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति हो वो लाभ का पद नहीं माना जाता है, अगर पहले से राष्ट्रपति हो और फिर से वो दूसरे राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होना, उसको उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं वो भी लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। ठीक ना, राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं वो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। तो अगर इन जगहों पर कोई है, पहले से नॉमिनेट है, नियुक्त है, वो राष्ट्रपति के पद के लिए एलिजिबल होता है। ठीक ना, तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि वह व्यक्ति लाभ के पद पर न हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा के सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, ठीक है, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उसकी
योग्यता है। ठीक, यहाँ पे इसके बाद अनुच्छेद 59, कौन सा अनुच्छेद है? 59। यहाँ पे राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या है? सबसे मेन शर्त है यहाँ पे कि वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। क्या हो? किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, और हमने बताया कि इसमें कौन कौन से नहीं होते हैं लाभ का पद, जैसे पहले से राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, किसी राज्य का राज्यपाल हो, ठीक ना, और केंद्र और राज्य में मंत्री हो, वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे ये भी रहेगा इनकी शर्तों में। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। 59 हो गया। अब अनुच्छेद हम लोग 60 देखेंगे। अनुच्छेद 60, इसमें क्या है? अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 60 में इसके राष्ट्रपति के, इसके राष्ट्रपति के शपथ, शपथ एवं प्रतिज्ञा, शपथ एवं प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। किसके सामने ग्रहण करता है? अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति जो होता है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने पद की शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, अगर भारत का उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस द्वारा जो वहां पे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उसके द्वारा शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना, मुख्य न्यायाधीश कहाँ के? उच्चतम न्यायालय के। अगर ये नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ ग्रहण कराते हैं। ठीक ना, 60 में। इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखेंगे। शपथ ग्रहण से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इसके निर्वाचक की योग्यता से भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 60 हो गया था। 61, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में क्या है? यहाँ पे देखे थे हम लोग 60 तक ना। हाँ, राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञा। 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, उसके कार्यकाल के खत्म होने, पदावधि के खत्म होने से पहले राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। वेरी वेरी आईएमपी, यहाँ से कई बार एग्जामों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ना, राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया इसमें किया गया है अनुच्छेद 61 में। ठीक, इसको ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, एग्जामों में कई बार पूछा है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कोई संविधान में विशेष उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन महाभियोग के लिए एक शब्द है कि संविधान का उल्लंघन। क्या होता है? संविधान की अवहेलना, संविधान, संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, ठीक ना, अवहेलना,
अवहेलना। इसके तहत इसके अनुसार इन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे कि कैसे इसका प्रोसेस क्या होता है महाभियोग की प्रक्रिया चलाने का। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस तरीके से आप चला सकते हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में, ठीक ना, संसद संसद के किसी भी सदन में संसद के किसी भी सदन में वहां पे लाया जाता है, ठीक। और इस पर 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है ना। इन पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए कोई भी जब लाते हैं विधेयक तो क्या होता है कि इन पर 50 सदस्यों, कितने सदस्यों का, 50 सदस्यों का हस्ताक्षर रहित वो होता है, अनुमोदन होता है, बिल होता है जो इस पर लाया जाता है सबसे पहले। फिर इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, किसके पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, ठीक ना। और राष्ट्रपति को 14 दिन के लिए इसको टाइम दिया जाता है, पहले से उसको सूचना दी जाती है। 14 दिन राष्ट्रपति को इसको सूचना दी जाती है, 50 सदस्यों पर उस पर हस्ताक्षर रहता है। उसके बाद 2/3 बहुमत से, कितने, 2/3 बहुमत से पास करके दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक ना। क्या होता है, 50 सदस्यों का उसमें साइन करके आपको पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, 14 दिन को उसको टाइम रहता है। ठीक, उसके बाद 2/3 बहुमत से उस सदन में उसको पास करके दूसरे सदन को भेजा जाता है। जब दूसरे सदन के पास वो विधेयक जाता है महाभियोग प्रक्रिया वाला, तो वहां पे दूसरा सदन उसकी जांच करता है। राष्ट्रपति जो उस पर आरोप लगा है महाभियोग का, संविधान के उल्लंघन का, तो उसकी जांच करता है दूसरा सदन। अगर जांच में सही पाता है तो फिर वहां से भी 2/3 बहुमत से उस बिल को पास कर देता है। और जैसे ही दोनों सदनों में वह पास होता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक ना। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो किसी भी सदन में चलाई जा सकती है, बशर्ते उसमें क्या है कि 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है, ठीक ना। अगर 50 सदस्य उस पर राजी होंगे कि हाँ ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उस पर 50 सदस्यों के साइन के साथ उसमें राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, 14 दिन का उसको टाइम दिया जाता है। उसके बाद उस सदन में 2/3 बहुमत से पास करके दूसरे सदन को भेजा जाता है और दूसरा सदन उस पर जांच करता है कि जो आरोप लगे हैं राष्ट्रपति पर वो सही है या गलत। अगर वो जांच में सही पाया जाता है तो फिर वहां से भी 2/3 बहुमत से पास होता है और फिर राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक ना। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो चलाई जाती है उसका वर्णन किया गया है, ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से कई बार एग्जामों में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 62 देखते हैं। अनुच्छेद जो 62 है, अनुच्छेद 62, इसमें क्या है, राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति और समय, रिक्ति के बाद निर्वाचन में लगने वाला समय सब उल्लेख किया गया है।
मतलब राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होता है, मतलब जैसे राष्ट्रपति बीच में ही इस्तीफा दे दिया, ठीक है? बीच में इस्तीफा दे देने पर उसमें कितना समय के अंतराल में चुनाव होना जरूरी है? तो इसमें 6 मंथ का टाइम रहता है, ठीक ना? 6 महीने के अंतर्गत वहां पे चुनाव होगा, ठीक? यहाँ पे 6 महीने में चुनाव होगा। अगर आकस्मिक रूप से अपने पद से इस्तीफा देता है तो निर्वाचन में कितना टाइम लगता है? 6 महीने का, ठीक? और अगर राष्ट्रपति अपने पद पर बना हुआ है और उसका कार्यकाल खत्म हुआ है, उस टाइम पे क्या होता है कि जब तक दूसरे राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता, भले ही उसका कार्यकाल 5 वर्ष का समाप्त हो गया हो, लेकिन जब तक उसका निर्वाचन नहीं हो जाता, तब तक वह अपने पद पर बना रहता है, ठीक ना? और अगर आकस्मिक रूप से उसका अपने पद को छोड़ता है किसी स्वास्थ्य को लेकर या तो डेथ हो जाने पर, तो उस स्थिति में 6 महीने का चुनाव के लिए उसके पास समय होता है, ठीक? तो यहाँ पे अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के बाद निर्वाचन में लगने वाला समय को क्या उल्लेख किया गया है? किसमें? अनुच्छेद 62 में। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 72। 63 के बाद उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 63 में किसका? उपराष्ट्रपति। तो आज हम लोग राष्ट्रपति को पूरी तरह से देखे हैं, अगली क्लास में हम लोग उपराष्ट्रपति को देखेंगे। अब जो अनुच्छेद 72 है, इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का, राष्ट्रपति को क्षमा दान का जो उनको मिला है, ठीक है, पावर, शक्ति मिलती है, समाधान की शक्ति, ठीक है? इसमें अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, ठीक? इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, अनुच्छेद 74। यहाँ पे राष्ट्रपति के कार्य जो होते हैं उनको कौन गाइड करता है? राष्ट्रपति जब कार्य करता है तो उसको कौन गाइड करता है? तो यहाँ पे जो मंत्री परिषद होती है, कौन? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद इनको सलाह देने के लिए होती है। किसको? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होती है? मंत्री परिषद, ठीक? इसको भी ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद, यहां से क्वेश्चन आते हैं इसलिए आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 75, यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है? और इसके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है? ध्यान देंगे, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद सलाह देती है, ठीक है? सलाह देती है राष्ट्रपति को। और इसके बाद अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है? इसको ध्यान देंगे। फिर अनुच्छेद 76 जो है, अनुच्छेद 76, इसमें क्या है? यहाँ के महान्यायवादी, क्या? महान्यायवादी इसकी नियुक्ति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अभी आप कई बार सोचते होंगे, आपके दिमाग में एक चीज आती होगी, जो विधायक, बहुत सारे विधायक क्या होते हैं या सांसद क्या होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो वो कैसे कानून बनाते हैं? संसद में, विधानसभा में बैठ के कैसे कानून बना देते हैं जब वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको आइडिया नहीं होता है। तो उस स्थिति में जो राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं और केंद्र में महान्यायवादी होता है, ये उन चीजों को, ठीक ना, जिस विषय पर कानून बनाना होता है, सबसे पहले उसका खाका तैयार करते हैं, ठीक ना, उसको पूरा ड्राफ्ट तैयार करते हैं, उसके बाद उन लोगों के पास भेजते हैं, वो लोग उसको पढ़ते हैं, उसके बाद उस पर सहमति देते हैं, उसमें जो चीज हटाना होता है, जो चीज ऐड करना होता है, उन सारी चीजों को देखते हैं। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी जो है उनका
नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जानते हैं जैसे कि भारत में जो राष्ट्रपति होता है वह नाम मात्र का होता है। यहाँ पे सारी चीजें प्रधानमंत्री की चलती है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। तो आज हमने डिटेल के साथ पूरा राष्ट्रपति से संबंधित सारा चीज को देखा है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, और यहाँ से राष्ट्रपति से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक है राष्ट्रपति, यहाँ से आपको। ठीक है, राष्ट्रपति का भाग 5 में 52 से 151 तक अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, जो भारत का राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 53 जो है वो संघ की कार्यपालिक शक्तियां, उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहां की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, न कि मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य कहीं किसी में भाग नहीं लेते हैं, ये लेते हैं उपराष्ट्रपति के पद। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, बट यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं। और वही महाभियोग जब लगता है इन पर, तो महाभियोग के वोटिंग में वही भाग लेते हैं जैसे इनमें लोकसभा निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन जो महाभियोग की प्रक्रिया अभी हमने बताया था यहाँ पे आपको, महाभियोग की प्रक्रिया, इसमें जो वोटिंग होती है उसमें लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वोट करते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। जो इसमें वोटिंग होती है इसमें लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। और जो वोटिंग के समय, इनके निर्वाचन के समय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भाग लेते थे वो नहीं लेते हैं, बस लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक ना, इसको ये आप नोट रखिएगा। यहाँ पे हो गया था, यहाँ पे ये हो गया। फिर एक विधायक का मूल्य क्या होता है? बताया कि सभी विधायकों का मूल्य अलग अलग होता है। जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा होगी, विधायक ज्यादा होंगे, उनके मूल्य का वोट अलग आएगा। तो एक विधायक का मूल्य वहां के राज्य की कुल जनसंख्या बटे वहां के कुल विधानसभा की सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000 होता है एक विधायक का मूल्य। और एक संसद का मूल्य बोले तो कुल विधायकों का मूल्य बटे में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या, भारत में जैसे 542 है वहां के सदस्यों की संख्या। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कुल निर्वाचित मत कैसे प्राप्त होते हैं? कुल वैध मत बाई एक निर्वाचित होते हैं तो 1+1, फिर टोटल में +1 ये होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत को बताया कि उसमें क्या होता है। मान लीजिए 3 सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें हर एक सदस्य को एक बैलेट पत्र मिलता है, मत पत्र। उसमें वरीयता का क्रम देते हैं, वो पहले राष्ट्रपति को जिसको देना होता है, फिर उसके बाद दूसरे जो कैंडिडेट होता है, फिर तीसरा कैंडिडेट, फिर दूसरा आता है, फिर उसको अपने वरीयता क्रम में देता है। प्रथम चरण की अगर गणना में इतना वोट पाए जाते हैं निर्वाचित घोषित हो जाते हैं, और अगर नहीं मिलता है इनको वैध मत इतना जितना निर्वाचित होने के लिए चाहिए, तो फिर दूसरे चरण की गणना होती है। ठीक ना, उसके क्या है? उसके बाद है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। अनुपाती एकल संक्रमणी मत, इसको हमने बताया पहले ही। फिर होता है 56 में राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष। अगर अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा नहीं देता है तो उसकी पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष की। अनुच्छेद 57 इसमें पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। जैसे अमेरिका में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता है, और भारत में कई बार राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता। भारत का नागरिक लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और किसी भी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद जैसे हमने बताया कि कौन नहीं होते, राज्यपाल का पद नहीं होता, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जो मंत्री होते हैं राज्यों के और केंद्र शासित वहां के, ठीक ना, वो लाभ के पद पर नहीं होते हैं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, वो किसी भी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे।
उसके बाद क्या है आपका अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञान किसके सामने शपथ ग्रहण करता है राष्ट्रपति, तो वह उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके सामने शपथ ग्रहण करता है। अगर वो नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसके सामने शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, अनुच्छेद 60। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ 50 सदस्यों का आपका ये रहता है, ठीक ना, हस्ताक्षर। उसके बाद राष्ट्रपति के पास 14 दिन के लिए आता है, 2/3 बहुमत से पास होने पर दूसरे सदन में जाता है। वहां पर अगर 2/3 बहुमत से पास होता है तो वह महाभियोग पास होगा और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के बाद निर्वाचन में लगने वाला समय 6 महीने का होता है। और अगर अपने पद पर बना हुआ है वोटिंग में निर्वाचन में लेट हो जाता है तो जब तक निर्वाचित नहीं होता है दूसरा राष्ट्रपति तब तक उस क्या होता है वो अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति है, ठीक ना। और अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह हमने राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।